नेता और पूर्व मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसकी वजह से तमाम विवाद अब बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि जैसे ही उनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उन्होंने सफाई दी और कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहा था। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। तो इस वक्त हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत 24 पर आपको बहुत स्वागत है दीपक जी। देखिए, जो एक बयान जारी किया गया पीएम के तहत पीएम के लिए, और साथ ही साथ पटेरिया ने उसके बाद ये कह दिया कि मेरा कुछ और मतलब था, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। हर बार इस बात की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है कि पहले एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके बाद अपने बयान वापस ले जाते हैं ऐसे लोगों की तरफ से? देखिए, पटेरिया जी की जो मानसिकता है पहले से आपराधिक मानसिकता है और कई बार वो इस तरह के बयान भी दे चुके हैं और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ उनकी जुबान से निकला है उस सारे मामले की जांच होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर तो हो। उसके साथ ही इनके दिग्विजय सिंह जी के साथ जो संबंध है और दिग्विजय सिंह जी के कई जो आतंकवादी लोग हैं उनके प्रति जो सहानुभूति वाले बयानबाजी है, उससे इस बयान से कितना फर्क पड़ सकता है या कितने लोग आतंकवादी या आपराधिक लोग प्रेरित हो सकते हैं, इस सारी चीजों की जांच होना चाहिए। और इस बयान का कितना नापाक उद्देश्य है, ये भले ही कहें कि सतही तौर पर दिया है, लेकिन इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी दीपक जी, आप कह रहे हैं कि इरादा गलत नहीं था, उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है और अपराधियों को, आतंकवादियों को प्रेरित करना उसका उद्देश्य है। दीपक जी, सवाल एक ये भी सबके मन में उठ रहा है कि आखिर समस्या क्या है? आप एक पार्टी को निशाना बनाते बनाते एक व्यक्ति विशेष को ऐसे लेकर बयान देते हैं जिसका पूरा अर्थ जो है, अब जो अर्थ है वो बिल्कुल गलत जा रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सत्ता केंद्रित पार्टी रही है। इनका किसी विचार से, जनता से, आंदोलन से, किन्हीं बातों से कोई संबंध नहीं है। इनका केवल सत्ता और जनता को लूटने से संबंध रहा है। क्योंकि देश भर में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, तो किसी भी तरह नहीं, मंशा क्या है, मंशा क्या है? क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। ऐसे तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं, ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है इनकी? इनकी मंशा निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसी नेतृत्व रहेगा तो कांग्रेस पार्टी की लूट खसोट की जो राजनीति है, लूट खसोट का जो युग है, कभी लौट नहीं पाएगा। और इसीलिए इस तरह के गलत मंसूबे, गलत इच्छाएं ये लोग रखते हैं। राजा पटेल के खिलाफ तो मामला दर्ज होना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि इनकी जो मानसिकता है और इससे देश भर के जो आतंकवादियों और अपराधियों को प्रेरणा देने का जो काम किया गया है राजा पटेल द्वारा, ये बहुत गंभीर मामला है और इनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। दीपक जी, लेकिन देखिए, बार बार जिस तरीके से ऐसे ही सवाल आते हैं, कभी किसी के तरफ से ऐसे विवादित बयान दिए जाते, कभी किसी के तरफ ऐसे विवादित बयान दिए जाते, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरीके की बयानबाजियां की जाती रहेंगी और आखिर क्यों बार बार पीएम मोदी को निशाना बनाया जा रहा है या फिर बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हार की बौखलाहट होती है ऐसे लोगों में? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर नेता केवल सत्ता की लूट खसोट के लिए राजनीति में है। अब क्योंकि देश भर में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है तो उनका लूट खसोट बंद हो गई है और ऐसे वो चाहते हैं किसी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं एक बड़ा खतरा लगता है कि जब तक वो रहेंगे कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है इस देश में और कांग्रेस के नेताओं का कोई भविष्य नहीं है।
और इसीलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल मंसूबे पालते हैं, अनर्गल इच्छाएं रखते हैं और गाय बगाए इनके मुंह से निकल जाती हैं। दीपक जी जरा ये बताइए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर इतना बड़ा बयान दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता अब क्या करने वाले हैं? कुछ करेंगे, विरोध करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो अपराधियों पे नकेल कसना चाहते हैं, हम मामले का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन इस मामले में सख्त धाराओं में और आतंकवादियों और अपराधियों को प्रेरित करने का मामला दर्ज होना चाहिए। ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और साथ ही पटेरिया का क्या बयान था वो आपको सुनवाते हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो देखिए, हमने आपको सुनाया किस तरीके से पटेरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बयान दिया। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शाजिया बनी हुई। शाजिया, अभी दीपक जुड़े हुए थे हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हार की बौखलाहट है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को बार बार निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। आपको क्या लगता है, सिर्फ हार की बौखलाहट है या और कोई मंशा है? देखिए, बार बार कोशिश तो की जाती है डेंट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को, लेकिन उसमें ये लोग सफल हो नहीं पाते हैं। उल्टा इससे फायदा होता है बीजेपी को और नुकसान हो जाता है कांग्रेस पार्टी को, या फिर जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है उसको। ये मौका पहली बार नहीं आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई है, विवादित बोल बोले गए हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बल्कि इससे पहले माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए एक क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उसके साथ चलने वाली पार्टी है। और इसलिए हमारा मान्यता है, हम गीत भी गाते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करती सपा, इन्होंने अखिलेश यादव ने कहा है। तो फिलहाल आपने सुना नरोत्तम मिश्रा को कि उनका ये कहना था कि बीजेपी ने हमेशा से इसी बात को लेकर के आगे बढ़ना सही समझा है कि सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है और वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका भी इस नारे का भी इस्तेमाल नरोत्तम मिश्रा की तरफ से किया गया और कहा गया कि जिस प्रकार के आरोप हम पर लगाए जाते हैं वो अपने आप में ही बेबुनियाद होते हैं। और क्योंकि हर कोई जानता है अगर बीजेपी बहुत लंबे समय से शासन में है तो फिर वो भरोसा आम जनता का भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर आप पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, लेकिन बार बार आप एक व्यक्ति को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपकी आइडियोलॉजी वर्सेस बीजेपी की आइडियोलॉजी की इस लड़ाई में आखिर कैसे आप किसी के व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं? शाजिया देखिए न्यूज रूम से लगातार बनी हुई हैं हमारे साथ। शाजिया, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी सचिन कि इससे पहले भी इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और ये सोच के किया गया है शायद कि इसका कुछ फायदा होगा। लेकिन हर बार हमने ये देखा है अलग अलग चुनावों में जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, विवादित टिप्पणियां की जाती है, आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं, तो उसका नुकसान उल्टा उस पार्टी उस नेता को होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है और सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। इतना ही नहीं, समझने वाली है कि जनता बीजेपी से ज्यादा अभी इस समय खुद को एक एक इंसान यहां पर खुद को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब महसूस करता है, वो अपने आप को कनेक्ट महसूस करता है और ये कनेक्ट हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही बढ़ाने की कोशिश की है और वो दिखता भी है ग्राउंड जीरो पर। आप खुद जाते हैं, आपको खुद महसूस होता होगा। तो ये तस्वीर बताती है कि अगर आज के दौर में, आज के वक्त में भले चुनाव हो या फिर ना हो, अगर कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके ये सोचेगा
कि उसका फायदा हो जाने वाला है, तो एक बात तो तय है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से नुकसान होगा। अभी गुजरात चुनाव में आपने देखा यही हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ में। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े बड़े बयान दे रहे थे, इसी में से एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दे दिया और उसके बाद से चौतरफा घिरे। लेकिन घिरने के बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को गुजरात में बहुत बड़ा डेंट लगा और इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह की टिप्पणियां की गई है, नुकसान बड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है शाजिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब राजा पटेरिया आम जनता के बीच में मौजूद थे, वो कई बातों का जिक्र कर रहे थे और उसके बाद फ्लो में वो इस कदर बह गए कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के इतना बड़ा बयान दे दिया। तो ये तो समझा जा सकता है कि जब आप आम जनता के बीच में कुछ बात अपनी रखने जाते हैं, कुछ कहने जाते हैं, संबोधित करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में वो चीजें चल रही होती है कि मुझे क्या क्या बातें रखनी है। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का बयान दिया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इससे पहले ही मैंने कहा कि डेंट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है अभी भी कुछ लोगों को कि इससे उनको फायदा होगा। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वो यही है कि इससे फायदा होता नहीं है कुछ भी। हालांकि हमने देखा बाद में पटेरिया ने भी स्वीकार लिया कि मुझसे गलती हुई, मैं तो चुनाव हराने की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी प्रकार के अपशब्द बोलना मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा उद्देश्य नहीं था। हालांकि हम सबने देखा कि उस उद्देश्य के साथ उन्होंने वो बयान दिया है। बिल्कुल सही है ये बात कि इंटेंशनली कही जाती है, अक्सर ये बातें कही जाती हैं और ये सोच के कही जाती है कि इससे कुछ फायदा होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि कोई फायदा ना पहले हुआ है, ना भी होगा और ना भविष्य में होने वाला है। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप शाजिया। देखिए अगर आप गुजरात इलेक्शंस की बात कर ले तो उस वक्त दो टर्म जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थे, जब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल किया था और जब पीएम नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने अवकाश शब्द को इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि आखिर इतना बड़ा क्यों दिया गया। लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही पहुंचा, क्योंकि छोटे मोटे जगहों की अगर हम बात करें, आप जब 1 to 1 कम्युनिकेट करते तो बहुत ही ज्यादा कनेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर आम जनता के बीच जाकर अगर आप ऐसी बातें रखते हैं तो एक गलत मैसेज भी कहीं ना कहीं लोगों के भीतर पहुंचता है। बिल्कुल गलत मैसेज पहुंचता है। और मैं फिर कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों का कनेक्ट बहुत ज्यादा है। वो लोग जो बीजेपी को फॉलो करते हैं और वो लोग जो बीजेपी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद को कनेक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए लोग स्वीकार नहीं पाते हैं आखिर प्रधानमंत्री के खिलाफ अब इस शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो पूरे देश को एक साथ संबोधित करते हैं। वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो लोगों का जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इस बात को स्वीकारना होगा। जनता कनेक्टेड महसूस करती है, फिर चाहे कोई भी नेता किसी भी प्रकार के उल जलूल बयान देते रहे, जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं, अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, ठीक है आएंगे आपके पास शाजिया। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनवाते हैं पहले। हेलो नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पटेरिया साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या कहेंगे उस पे? अब क्या कहेंगे, कितना निंदनीय बयान है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए वैश्विक व्यक्ति का, जो G20 के अध्यक्ष हैं। और राजा पटेरिया अभी इसी महीने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया, रावण से तुलना की। उसके पहले मणिशंकर अय्यर का बयान देखो, वो उसके पहले सोनिया जी का मौत के सौदागर, पटोले जी का बोले मैं मार सकता हूं, सुबोधकांत का हिटलर से तुलना। ये सीरीज है और हो भी क्यों नहीं। जब राहुल जी की यात्रा में कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर चलेंगे तो संदेश क्या जाएगा। ये पूरे देश में जो सिमटती जा रही है ना कांग्रेस, ये हताशा और निराशा में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप पूरी राजा पटेरिया की सुनिए तो सही, संविधान बदल देंगे, जातियां तोड़ देंगे, जनजाति के साथ, हरिजन के साथ, क्या है ये भ्रम फैला के भय फैलाने की राजनीति है। जितनी निंदा की जाए कम। मैंने पन्ना एसपी को केस रजिस्टर्ड का बोल दिया है। नरोत्तम जी, लेकिन एक और बात जरा समझने वाली हो जाती है कि जब आप जनता के बीच चले जाते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया जाता है या फिर ये समझा जाए कि जानबूझ करके किसी के इमेज को खराब करने की कोशिश। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं कि हम खुद की इमेज को धूमिल कर रहे हैं। नरोत्तम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया हमारा। लेकिन देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए, ये जानबूझकर बयान दिए जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर टारगेट करने का पूरा प्रयास होता है। लेकिन गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं, एक्शन होगा और तमाम तस्वीरें भी स्पष्ट होंगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद अब खुद पटरिया ने कबूला कि आप मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब्बास हाफिज, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, बहुत स्वागत है आपका अब्बास जी। अब्बास जी, कांग्रेस के ही एक नेता राजा पटेरिया जी की तरफ से एक बयान आम जनता के बीच में जाकर के प्रधानमंत्री, जो कि माननीय पद होता है, और ऐसे में उस पद का अपमान करना, उस व्यक्ति का अपमान करना, इस पर क्या कहेंगे? कोई अपमान नहीं किया है। मैंने राजा पटेरिया जी का बयान पूरा सुना है और आप भी आखिरी का बार बार अगर सुना देंगी तो उनको भी समझ में आ जाएगा जनता को कि भाजपा क्या कर रही है। राजा पटेरिया साहब ने कहा कि हत्या यानी राजनीतिक हत्या, उसी बात में अपनी बात पूरी करी है। अब उसको काट दिया जाए और राजनीतिक हत्या को हटा दिया जाए। राजनीतिक हत्या का उपयोग भी होता है राजनीति के अंदर, राजनीतिक आत्महत्या का उपयोग भी होता है राजनीति में। हर पार्टी के नेताओं ने अपने भाषणों में इन शब्दों का उपयोग इतिहास से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज मुद्दों की कमी है, मुद्दों का अभाव है और सिर्फ इमोशंस पे राजनीति करने वाले लोग जो है आज फिर से आगे आए हैं और ये बताने के लिए कि देखिए हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। अब्बास जी, आप राजनीति कीजिए ना, आप राजनीति कीजिए, आप तमाम बयान जो दे रहे हैं वो आप दीजिए, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कितना सही है? ऐसे शब्दों की एक पूरी बेला लगी हुई है। अगर आपको सुनाना चाहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, ये शब्दों का उपयोग मुहावरों के तौर पे होता आया है। राजनीतिक हत्या, राजनीतिक आत्महत्या, खुद को खत्म कर लेना राजनीति के अंदर राजनीतिक आत्महत्या कहलाता है। किसी और को खत्म कर देना राजनीतिक तौर के ऊपर भाजपा के एक दिग्गज नेता ने आरोप लगाया था। कि मार्गदर्शक मंडल के अंदर भेजना मतलब मेरी राजनीतिक हत्या की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की ही बात है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन अब्बास जी, आम नेता में या प्रधानमंत्री के पद में भी तो फर्क होता है, क्या उस गरिमा को आप भूल जाएंगे? लोकतंत्र में आम इंसान और प्रधानमंत्री एक बराबर है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है, वो खाने भूखा आदमी भी प्रधानमंत्री के बराबर अधिकार रखता है इस देश के अंदर। कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो बात पूरे 125 करोड़, यानी आप सही ठहरा रहे हैं इस बयान को? सही ठहराने की बात और गलत ठहराने की बात तो बाद में आएगी। पहले ये बताइए आप कि राजनीतिक हत्या और राजनीतिक आत्महत्या कहना कि राजनीति में गलत हो गया है, जिस राजनीति के अंदर आज बयानों के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है। ठीक है अब्बास जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। राजा पटेरिया ने